गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 का सेक्शन ई लेकर आए हैं और ये पार्ट 2 है उस वीडियोस का जो इससे पहले आप लोगों ने देख चुका है। तो आज हम लोग सेक्शन ई शुरू करते हैं और समझते भी चलते हैं कि यह क्या है और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो जल्दी से अपना पेन एंड कॉपीज निकाल लीजिए और समझते हुए अपने आंसर्स को नोट करिए। ओके, मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। इसको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, समझो ऐसे कि अगर आप किसी गर्म बर्तन को छूते हैं तो आप क्या करते हो, अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हो, अपना हाथ जल्दी से हटाते हो। तो समझो यहां पर कि इसको रिस्पॉन्स किसको कहें और स्टिमुलस किसको कहें। जो गर्म चीज है, जो गर्म पानी है, गर्म बर्तन है, वो हो गया स्टिमुलस, और जो आपने किया, आपने अपने हाथ को हटाया, दैट इज नोन एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे, मतलब प्लांट्स करेगा, एनिमल्स करेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब इसी एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए आप आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, देखो, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। फॉर एग्जाम्पल, द टिप ऑफ द शूट सिस्टम टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स लाइट। द टिप कहने का मतलब बच्चों, टिप ऑफ किसका, शूट सिस्टम। शूट मतलब स्टेम। प्लांट्स में जो स्टेम होता है वो हमेशा सन की तरफ बढ़ना चाहता है। तो ये एक तरह का रेस्पॉन्स है, मतलब सन अगर ऊपर की तरफ है तो स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। अगर सन नीचे की तरफ होता तो नीचे की तरफ जाता। आपने सनफ्लावर को भी देखा है, जहां जहां सन जाता है उसके वो उसी तरफ अपना फेस घुमाते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो रेस्पॉन्स कर रहा है। कौन रेस्पॉन्स कर रहा है, प्लांट्स रेस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा रेस्पॉन्स कौन करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ओके, सो यहां पर भी है, द टिप ऑफ द शूट सिस्टम टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स लाइट। यानी जो स्टेम होते हैं, शूट सिस्टम मतलब स्टेम, प्लांट का जो स्टेम होता है वो हमेशा लाइट की तरफ ही जाना चाहता है। एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर किसी अंधेरे रूम में आपने एक पॉट में प्लांट लगाया और उसमें एक छोटा सा होल कर दो रूम में कहीं पर लाइट आने के लिए, खिड़की की तरफ, तो आप देखोगे आपका प्लांट जो सीधा जा रहा था अब वो टेढ़ा होकर रूम की तरफ, लाइट की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ही हो गया कि जो शूट सिस्टम होता है वो हमेशा लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट वन, द ड्रूपिंग ऑफ अ लीफ ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट। बच्चों, टच मी नॉट, टच मी नॉट प्लांट आपने देखा है, लाजवंती प्लांट जिसको भी कहते हैं। इसके पत्तियों को अगर आप हाथ से छुएंगे तो ये इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ड्रूप हो जाता है, मतलब सिकुड़ना। सो द ड्रूपिंग ऑफ अ लीफ ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट इज अ रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसमें स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। स्टिमुलस क्या है, पॉज करो वीडियो और जल्दी से उसका आंसर कमेंट करो, मैं भी बताने वाला हूं। जो बच्चों आपका टच है, जिसके चलते आपने टच किया, वो टच हो गया स्टिमुलस, और आपके टच के चलते प्लांट्स ने क्या किया, द ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑकर्ड। So the drooping of leaves is the response given by the plants. Okay? क्योंकि plants living organisms हैं, तो वो जो करेगा वो है response. आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, the moving away of earthworm from the light and saline medium. लाइट तो समझते हैं, saline का कहने का मतलब होता है जो नमक होता है, उसको हम saline कहते हैं। ठीक है, नमकीन मीडियम। तो आप देखो बच्चों, अगर आपने एक अर्थवर्म को देखा होगा, केंचुआ, अगर हम उसके ऊपर कभी नमक छिड़क दें तो देखोगे वो भागने की कोशिश करता है, छटपटा जाता है ना। दे फील अनकंफर्टेबल। मतलब जो अर्थवर्म होता है वो लाइट की तरफ नहीं आना चाहता। अर्थवर्म कहाँ रहता है, जमीन के अंदर। जमीन के अंदर ज्यादा लाइट नहीं रहती है। इसका मतलब मूविंग अवे, मूविंग टुवर्ड्स नहीं, मूविंग अवे, वो मतलब लाइट से दूर भागना चाहता है। टिप ऑफ द शूट सिस्टम मूव टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ जाना चाहता है, और अर्थवर्म जो है वो नीचे की तरफ, मतलब लाइट के अवे और सलाइन मीडियम के अवे जाना चाहता है। तो ये सब क्या हो गया, इसमें जल्दी से बताओ कि आपका स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, कमेंट करिए, मुझे बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बच्चों को, 6 क्लास के बच्चों को ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का मतलब नहीं समझ में आता है, तो इस एग्जाम्पल से और मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा व्हाट वी मीन अबाउट द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ क्लाउड इज कंसिडर्ड एज अ नॉन लिविंग इवन दो इट कैन मूव एंड कैन ग्रो बिगर, एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो क्लाउड है, बादल जो है, वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी वो मूव करता है, यहां वहां मुड़ता है, जाता है हवा के चलते, और ग्रो भी करता है। कभी छोटा बादल हो जाता है, कभी बड़ा बादल हो जाता है। ऐसा क्यों?
तो क्या हम इसको नॉन लिविंग थिंग बोलेंगे या लिविंग थिंग? क्योंकि आपने पढ़ा है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड कैन मूव। तो देखो मैंने क्या लिखा है, क्लाउड सिर्फ ये जो काम करता है मूव करना और ग्रो करना, ये सिर्फ खुद से नहीं कर पाता, ये इसके चलते उसको हवाओं की मदद लेनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ लिविंग थिंग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लाउड उसको फॉलो नहीं करता, इसी के चलते इसको नॉन लिविंग थिंग्स में रखा गया है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। A cloud is considered as a non-living even though it can move and can grow bigger because in spite of this characteristics, मतलब जो मूव होना और बड़ा होना, इस गुण के अलावा the clouds do not show all the characteristics of the living organisms. इसके अलावा वो और भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। जैसे लाइक क्लाउड्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, क्लाउड सेल का नहीं बना हुआ है, क्लाउड्स वाटर वेपर का बना रहता है। इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इट कैन नॉट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, अभी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, यह रिस्पॉन्स नहीं करता। इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, इसका कोई लाइफ स्पैन नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि वो कितने दिनों तक या कितने साल तक जिंदा रह सकता है। मतलब ये बहुत सारे क्वालिटीज जो मैंने नीचे लिखे हैं इनको ये फॉलो नहीं करता, जिसके चलते क्लाउड एक नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में माना जाता है, न कि एक लिविंग थिंग्स के रूप में। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। हर्ब्स एंड श्रब्स में 2 डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो हर्ब्स आपके स्मॉल प्लांट होते हैं बच्चों, और श्रब्स जो होता है वो मीडियम साइज प्लांट होते हैं। जो हर्ब्स होते हैं उसके जो स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, जबकि श्रब्स जो होता है उनका बुशी अपीयरेंस होता है। बुशी मतलब झाड़ी जैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसके जो स्टेम होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू द हर्ब्स। तो देखते हैं क्या लिखा है मैंने। हमेशा याद रखिए जब भी डिफरेंसेस लिखना हो आप हमेशा टेबल बना लीजिए और उसके हिसाब से लिखिए। देखिए सबसे पहला हर्ब्स में दीज आर वेरी स्मॉल प्लांट्स हैविंग द हाइट्स यूजुअली रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू अबाउट 1 मीटर। 1 मीटर से ज्यादा का ये नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो ज्यादा नहीं होता। दे हैव द सॉफ्ट एंड द ग्रीन स्टेम्स, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे ग्रासेस एंड वेजिटेबल्स। बच्चों ध्यान देना, हर्ब्स में एक एग्जाम्पल ग्रासेस भी है। श्रब्स, these are the medium sized plant having the height of 1 meter to 3 centimeters, 3 meters not centimeter, it's a meter। मतलब 1 मीटर से अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब वो श्रब्स में आता है। They are bushy in appearance, bushy मतलब झाड़ीदार, बहुत ज्यादा झाड़ी हो जाता है। They are bushy in appearance and have a hard woody stem। Example rose plant, cotton plant। ये सब एग्जाम्पल्स आप ऐसा आपने देखा है, ग्रासेस को, वेजिटेबल्स को, रोज प्लांट को। तो ये सब आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि कहां पर आपका श्रब्स हो सकता है और कौन सा आपका हर्ब्स हो सकता है। मूव करते हैं, उसी में क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 2 भी दिया हुआ है, दैट इज द श्रब्स एंड ट्रीज। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन द श्रब्स एंड ट्रीज में मैंने क्या लिखा, श्रब्स में वही चीज लिखना है जो मैंने यहां लिख के दिखाया है, और अब ट्रीज में मतलब श्रब्स तो समझ में आ गया होगा आपको, जो मीडियम साइज होते हैं और जो बुशी अपीयरेंस होते हैं। ट्रीज क्या होता है बच्चों, जो ट्री उतने सेंटीमीटर 3 मीटर से भी बड़े हो रहे हैं वो ट्रीज के रूप में कहा जा सकता है। मतलब दीज आर द टॉल एंड लार्ज प्लांट्स, ये बड़े वाले प्लांट्स होते हैं। दे हैव द स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स, मतलब इनके जो स्टेम होंगे वो बहुत ही वुडी, लकड़ी ज्यादा होगा इसमें, और बहुत ही स्ट्रांग होंगे। जैसे नीम, मैंगो, आपने देखा होगा नीम प्लांट और मैंगो प्लांट कितने स्ट्रांग होते हैं। सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रीज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट के हिसाब से प्लांट को 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और इस क्वेश्चन में ये तीनों के डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट कर सकें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द बाइनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स। बच्चों बाइनियल का मतलब क्या है और पेरेनियल का मतलब, जैसे मैंने आपको हमेशा से ये सजेस्ट किया है कि जब भी आपका बर्थडे आए या जब भी आपके फादर मदर का कोई एनिवर्सरी आए या कोई भी ऐसा चीज जो आपको लगता हो कि आपके जीवन में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उस चीज का, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सेरेमनी हो, तो उस दिन आप हमेशा एक प्लांट्स लगाएं, वो भी पेरेनियल प्लांट्स। मैंने बोला पेरेनियल प्लांट्स, तो अब मीनिंग समझते हैं कि आखिर ये पेरेनियल सर क्यों बोल रहे हैं बार बार। पेरेनियल बोलने का मतलब क्या है, व्हाट आई मीन अबाउट द पेरेनियल प्लांट्स। तो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बाइनियल कहने का मतलब क्या है, दोज प्लांट दैट लिव फॉर 2 सीजन्स और दे हैव द लाइफ स्पैन ऑफ द 2 सीजन्स आर कॉल्ड बाइनियल। बच्चों तो जो प्लांट 2 सीजन तक ही जिंदा रहते हैं वो बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। उनका लाइफ स्पैन मतलब लाइफ का टाइम बहुत ही कम मतलब 2 ही सीजन रहता है और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, उनको हम बाइनियल कहते हैं। इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में क्या होता है जब उस प्लांट्स को लगाया जाता है, दे हैव द फुल वेजिटेटिव ग्रोथ। बच्चों वेजिटेटिव ग्रोथ कहने का मतलब उसमें पत्तियां आएंगी, उसमें फ्लावर्स आएंगे, वो बहुत ही अच्छा फ्लोरिश करेगा। द प्लांट्स विल फ्लोरिश इन द फर्स्ट ईयर।
एंड व्हाट हैपेंस इन द सेकेंड ईयर? इन द सेकेंड ईयर्स दे बियर द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सेकेंड ईयर्स में जो फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे और फ्रूट्स होंगे वो अपीयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिश, दे आर द बाइनियल प्लांट। तो कैरेट एंड रेडिश को मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि ये 2 ही सीजन तक रहते हैं। अब आप जरा सोचो, आप कोई अपने फंक्शन में कोई प्लांट्स लगाएंगे, आपका कोई सेरेमनी है, आपके घर में कोई फंक्शन है, तो अगर आप कोई प्लांट्स लगाते हैं तो आप क्या चाहेंगे? आपका प्लांट्स 2 सीजन तक जिंदा रहे या बहुत सीजन तक जिंदा रहे? ऑफकोर्सली कमेंट करिए कितने सीजन तक जिंदा रहना चाहिए। सो आप बिल्कुल, आपका ये जवाब होगा कि सर हम ऐसा प्लांट्स लगाना चाहते हैं जो बहुत साल तक, बहुत सीजन तक जिंदा रहे। एंड ऑफकोर्सली दैट प्लांट्स आर नोन एज अ पेरिनियल प्लांट्स एंड दैट्स व्हाई आई प्रेफर द पेरिनियल प्लांट्स टू बी प्लांटेड ऑन दैट ओकेजन्स। ओके, तो पेरिनियल प्लांट्स क्या होता है? देखिए, दोज प्लांट्स दैट लिव और सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, वैसे प्लांट्स को हम पेरिनियल कहते हैं। एंड they are called known as a perennial plant. They produce flowers and fruits many times in their lifetime. वो फ्लावर्स और फ्रूट्स को न जाने कितनी बार अपने लाइफ में प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा भी होगा कि आपके जो फोर फादर्स या ग्रैंड फादर्स होंगे, उन्होंने भी अपने बचपन में कभी कोई प्लांट्स लगाया होगा। वो बोलते होंगे देखो ये मैंने बचपन में लगाया और आज वो प्लांट्स इतना बड़ा हो गया। आप यू जस्ट गेट फैसिनेटेड बाय सीइंग ऑल दिस थिंग्स। So guys, always try to plant the perennial plants, okay? ताकि हमारे अर्थ को हम कवर कर सकें। और आपको तो मालूम ही है प्लांट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं, उसे मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हाउ डू दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट। बच्चों आप एक एक करके ये सारा मीनिंग समझिए। नेम द 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो जमीन के ऊपर रहते हैं। अब जमीन सिंपल एक ही तो नहीं है, कहीं घास है, कहीं डेजर्ट है, कहीं माउंटेन्स हैं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं हमारे जमीन पे, हमारे लैंड पे। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट उन्हीं को कहते हैं। नाउ हाउ डू दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। बच्चों हैबिटेट का मतलब लिख लीजिए, नोट कीजिए। हैबिटेट का मतलब होता है द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव। वो जगह, हैबिटेट मतलब जगह, प्लेस, जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जैसे फिश अगर रहती है रिवर में तो हम कहेंगे द रिवर इज द हैबिटेट ऑफ द फिश। अगर कोई जंगली जानवर रहते हैं आपके फॉरेस्ट में तो हम कह सकते हैं द फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं बच्चों। तो प्लांट्स जो है जमीन पर रहते हैं, मैंने कहा कोई डेजर्ट में रह सकता है, कोई लैंड पे रह सकता है। तो ऐसे जगह पर रहने वाले प्लांट्स को जगह के हिसाब से कितने तरह से बांट सकते हैं? ऑफकोर्सली द टू टाइप्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स का मतलब होता है ग्रो ऑन लैंड। थोड़ा स्मार्ट बनिए। मेसोफाइट्स का मतलब, जैसे ही मेसोफाइट्स कोई बोले आपके दिमाग में तुरंत एक क्लिक करना चाहिए। मेसोफाइट्स मतलब दैट ग्रो ऑन लैंड। फाइट्स का मतलब प्लांट्स, ओके। एंड ज़ेरोफाइट, देखो ज़ेरोक्स का XERO स्पेलिंग मालूम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ज़ेरोफाइट्स कहाँ है? ग्रो इन डेजर्ट। मतलब 2 तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन कौन से? एक मेसोफाइट्स है और एक ज़ेरोफाइट्स है। अब इनको क्या करना है? डिफर करना है। किस बेसिस पे? हैबिटेट मतलब कहां वो रहते हैं, और वाटर रिक्वायरमेंट मतलब पानी उनको कितना चाहिए। तो जरा सोचो, ज़ेरोफाइट जो डेजर्ट में रहते होंगे, क्या उनको पानी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? कम चाहिए। जो लैंड में रहते हैं उनको नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं आगे मैंने क्या लिखा हुआ है। नाउ सी, मेसोफाइट्स में देखो मैंने क्या लिखा है। दीज प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, ये जमीन पे होते हैं। दे नीड द मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। मॉडरेट मतलब हल्का फुल्का, जैसे नॉर्मल हम पानी किसी को देते हैं वैसा पानी, फॉर देयर सर्वाइवल। एग्जाम्पल मैंगो प्लांट, आपको मालूम है। उसके बाद है ज़ेरोफाइट्स। दीज प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट, ये प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं। मतलब अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ज़ेरोफाइट्स, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं? दोज प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट एंड नीड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। बहुत ही कम पानी वो यूज करते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। सर्वाइवल मतलब बच्चों जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो उनको हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। क्लियर है? यहां पर मैंने हैबिटेट दे दिया और सेकंड पॉइंट में मैंने रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। मेसोफाइट, ज़ेरोफाइट, इसके अलावा एक और प्लांट्स होता है दैट इज नोन एज अ हाइड्रोफाइट्स। बच्चों हाइड्रो मतलब पानी, आपको मालूम है। अब हाइड्रोफाइट्स बोला गया मतलब वैसे प्लांट जो पानी में रहते हैं। अब पानी में रहेंगे तो उनको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन तीनों के बारे में समझ सकते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू मस्ट रिमेंबर इट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. Okay, the question number 6 is how are vertebrates different from the invertebrates? Vertebrates और invertebrates ये animals होते हैं बच्चों, और vertebrates मतलब जिसका बैकबोन रहेगा उसको vertebrates, जिसका बैकबोन नहीं रहेगा उसको invertebrates कहेंगे।
ठीक है। बैकबोन मतलब थोड़ी हड्डियों वाला बिहेवियर, मतलब बोनी स्केलेटन रहेगा। और जो इन्वर्टिब्रेट्स होंगे जिनका हड्डियां नहीं होती, उनका सॉफ्ट होता है, उनका बॉडी सॉफ्ट होता है। बस इसी पॉइंट को पकड़कर आपको नोट करना है। देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हाट आई हैव रिटन, वर्टिब्रेट्स दे हैव अ बैकबोन व्हिच इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रे। आपने क्लास 5 में पढ़ा ही होगा कि वर्टिब्रे और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो होते हैं उनके बैकबोन्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में दे डू नॉट हैव बैकबोन, जो जिसके बैकबोन नहीं होते दे आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। द सेकंड पॉइंट, दीज एनिमल्स आर वेल डेवलप्ड एंड हैव अ बोनी स्केलेटन। बोनी मतलब बोन्स होते हैं बच्चों, हड्डियां होती हैं। और दूसरे में इनवर्टिब्रेट्स मतलब दीज एनिमल्स हैव अ सॉफ्ट बॉडी। कितना इजी लग रहा है ना, कितना इजी है। बस दिमाग में रखना है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स ये एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि प्लांट्स को। एग्जाम्पल में देखिए, ह्यूमन बींग्स, आप क्या ह्यूमन बींग्स हैं? एग्जैक्टली। क्या आपका बैकबोन है? कमेंट करिए यस और नो। यस आई हैव अ बैकबोन। अगर किसी का नहीं है तो लिखिए यस आई डोंट हैव अ बैकबोन। ओके। एग्जाम्पल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, फिशेस। और इसमें अर्थवर्म, कॉकरोच एंड स्नेल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बच्चों को इन्वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स याद नहीं होते। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स, द अर्थवर्म, कॉकरोच एंड स्नेल, दे डोंट हैव द बैकबोन्स एंड आर कंसिडर्ड एज अ इन्वर्टिब्रेट्स। बच्चों क्वेश्चन का तरीका भी चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द अर्थवर्म और द कॉकरोच और द स्नेल्स आर नोन एज इन्वर्टिब्रेट्स। तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज द अर्थवर्म, कॉकरोच एंड स्नेल दे डू नॉट हैव द बैकबोन एंड दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी, and because of this they are known as a invertebrates। सारा आंसर इसी के अंदर है और कैसे भी करके आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी डर का आप इसको याद करें और समझकर आंसर लिखें। ओके। एंड फाइनली, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ एनिमल्स इन आवर डेली लाइफ। 4 यूज लिखना है एनिमल्स का डेली लाइफ में। तो आप जरा पहले सोच लो एनिमल्स का यूज, ठीक है, और उसके बाद मेरा आंसर देखो। देखो मैंने क्या लिखा है, द 4 uses of animals are as follows। सबसे पहला, एनिमल्स लाइक कैमल एंड हॉर्सेस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। तो आज भी आपने तांगा देखा होगा, कैमल्स, डेजर्ट वाले इलाके में कैमल्स का यूज किया जाता है। कैमल को देखा, बोला जाता है कि वो खींचे किसी भी गाड़ी को और उसके पीछे बहुत सारे आदमी बैठे हुए रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। नेक्स्ट, मेनी एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक द उल, सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप एंड सिल्कवर्म एटसेट्रा। कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों, जैसे उल, जो ऊन होता है वो कहां से मिलता है? शिप से। सिल्क कहां से मिलता है? सिल्कवर्म। बच्चों ध्यान देना, सिल्क मिलता है सिल्कवर्म। और बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स अलग अलग जानवरों से मिलते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा, अंडरलाइन किया है मैंने, एनिमल एक्सक्रीटा इज यूज्ड एज अ मैन्योर एंड फॉर प्रोड्यूसिंग गोबर गैस। बच्चों एक्सक्रीटा का मतलब होता है द वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट इज गिवन आउट बाय द एनिमल्स आफ्टर डाइजेशन। जैसे गाय का गोबर, वो भी एक्सक्रीटा हो सकता है। इसी तरह और भी जानवरों का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा दे आर नोन एज एन एक्सक्रीटा। उसका यूज कहां करते हैं? मैन्योर के लिए। बच्चों मैन्योर क्या होता है? मैन्योर जो होता है उसे हम खाद कहते हैं। अगर आप खेतों में देखें तो आपने देखा होगा किसान जो होते हैं बहुत गाय के गोबर का बहुत सारा खाद डालते हैं, ठीक है। तो वो मैन्योर के रूप में एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है दे आर यूज्ड एज एन मैन्योर। और साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा गोबर गैस। अगर किसी के घर में एलपीजी सिलेंडर्स ना हो और वो गोबर गैस को प्रोड्यूस कर सकता है तो आराम से वो उसके ऊपर भी खाना बना सकता है। आज भी इवन इन नाउ डेज इन द रूरल एरियाज द पीपल्स आर यूजिंग द वी कैन से काउ डंग केक्स फॉर मेकिंग देयर फूड्स, फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड्स। तो गोबर गैस आज भी देखा है ना, गोईठा पे लोग खाना बनाते हैं। It is known as the cow dung cakes. So producing the gobar gas, it is also the one of the important uses by the animals excreta. Next one, many edible products. बच्चों edible का मतलब होता है जिसको खाया जा सके। Many edible products like the milk, honey, eggs are obtained from animals. आपने देखा होगा ये सारी चीजें आप यूज करते हैं। ये सारी चीजें भी हमें कहां से मिलती हैं? एनिमल से। क्या आप मुझे एक यूजेस ऐसा बता सकते हैं इन चारों के अलावा जो हम एनिमल्स के लिए या एनिमल्स की तरफ से हमें मिलता है? कमेंट करिए और सोच के बताइए। याद रखिए, जहां से सब सोचना बंद करते हैं साइंस वहीं से सोचना शुरू करता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, ये पार्ट 2 है, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने वर्ल्ड ऑफ लिविंग का सेक्शन A, B, C, D एंड E ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने रख दिए हैं। किसी को किसी भी तरह की डाउट्स हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, यू मस्ट कमेंट हियर। आप इसको कमेंट करिए और बताइए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम्स का आंसर दे सकूं। ठीक है, तब तक कीप लर्निंग एंड
बी सेफ। थैंक यू।